तो चलिए शुरुआत करते हैं नीट 2024 के महातोड़ के पहले टॉपिक की, जो कि तुम्हारे सामने क्या है बच्चों? एग्जैक्टली, यूनिट एंड मेजरमेंट। हम क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को दो टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला आएगा यूनिट एंड, ठीक है बच्चों, डायमेंशंस, और एक रहेगा एरर्स एंड मेजरमेंट्स, जिसका पहला पॉइंट या पहला टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। अच्छा, फ्लो ऐसा रहेगा कि पहले मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ फ्लो बन रहा है तो मैं स्पीड पकड़ लूंगा तुम्हें बताते हुए, तो तुम भी बोल देना यस सर स्पीड पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चले अपन कंटिन्यू करें आगे। सो नाउ इसको सही कर देता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी सीधी सी बात है, ऐसी क्वांटिटी जिसे नापा या तोला जा सके। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज मैंने तुम्हारे सामने लिख दी है। कोई बोर्ड के एग्जाम देने जा नहीं रहे हैं अपन कि मुझे प्रॉपर डेफिनेशन पता हो, लेकिन एक समझदारी वाली बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा या तोला जा सकता है। बेटा रोशनी आ रही तो इधर बैठ जाना, दोनों इस तरफ चलेगा। सो फिजिकल क्वांटिटी जिसे नापा या तोला जा सकता है, तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बताओ जिसको नापा या तोला नहीं जा सकता। चलो जैसे नापा या तोला जा सकता पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे क्या लेंथ को नाप सकते हैं, ठीक है, मास को नापा जा सकता है, टाइम को नापा जा सकता है, एरिया, फोर्स, टेम्परेचर, एग्जैक्टली। तो ये कुछ ऐसा है जो फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले जो टॉपिक आता है दैट इज नीड ऑफ मेजरमेंट्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में मेजरमेंट की नीड है, इसीलिए यूनिट का या फिजिकल क्वांटिटीज की बात की जाती है। नीड ऑफ मेजरमेंट, जैसे एग्जांपल, हमें अगर फ्रूट्स वाले के पास फ्रूट्स लेने जाना है तो बिना तोले हम फ्रूट्स नहीं लेंगे। दर्जी के पास कपड़े सिलाने हैं तो वो तुम्हारा मेजरमेंट लेके ही कपड़े सी सकता है। इसी पर बुखार आता है तो हम थर्मोमीटर से हमारा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। दूध वाले से दूध लेना है तो वो बिना मेजरमेंट के दूध नहीं देगा, वो अपने साथ में एक मेजरमेंट डिवाइस लेके आता है। तो नीड ऑफ मेजरमेंट के आधार पे ही फिजिकल क्वांटिटीज को एसोसिएट किया गया। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर यही रहता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जिसको नापा या तोला जा सके दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अपन इसके क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। थोड़ा रिकॉल करो, बताओ कितने टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक होती है अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, ठीक है, और एक होती है अकॉर्डिंग टू व्हाट, डायरेक्शन। चलेगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंडेंसी के अनुसार डिवाइड की जाएगी और एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड की जाएगी। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बताना जरा क्या रहेगा। एक तो फंडामेंटल, याद आ रहा है, फंडामेंटल आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो केवल खुद पे ही डिपेंड रहती है, खुद से ही एसोसिएट रहती है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहती है। और दूसरी क्या होती है बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को क्या मैं डिपेंडेंट भी बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ बच्चों में? डिपेंडेंट। जबकि फंडामेंटल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक या इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल बताओगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के? एक हो गया बच्चों हमारे लिए क्या, लेंथ, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। एक क्या हो जाता है बच्चों, मास। और एक क्या हो जाता है बच्चों, टाइम। याद करो, इसको मैं एमएलटी ले लूं, अपन बेसिक अभी 3 मान के चलते हैं, जो कि ज्यादातर काम में आने वाली है। बाकी और भी होती है जिसकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हारे सामने रख दूंगा। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल मैं लिख देता हूं एरिया, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 मीटर की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब 2 लेंथ की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब एरिया जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, लेंथ पर। लेंथ इंटू विड्थ। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर क्यूब। इसलिए किस पर डिपेंड करता है, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। इसी प्रकार फोर्स भी किस पर डिपेंड करता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए चाहिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम्हें पता चल गया कि ये सब क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत बढ़िया। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। तो बताइए जरा, एक क्या होती है बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, सही है। और एक क्या होती है बच्चों,
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी बात की जाए, केवल ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो। जैसे मैंने लिखा है 2 kg, जिसमें बात हो रही किसकी, 2 kg। अगर मैं ये 2 kg, जैसे मान लो शक्कर लेने गया और 2 kg को मैंने मेजर किया, वो बाट रखा तराजू पे, 2 kg निकला। नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ मेजर करूंगा तब क्या निकलेगा, 2 kg। सही है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन चेंज करने से kg में कुछ चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आएगा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो, इसीलिए उसे अपन कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। और वेक्टर का एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, फोर्स हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। एग्जांपल, यहाँ से जयपुर जाने के दो तरीके हैं, मान लेते हैं ना। पहला, मैं बाई ट्रेन जाऊँगा तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, लेकिन बाई एरोप्लेन या बाई हेलीकॉप्टर जाता हूँ तो मैं रोड बाई हेलीकॉप्टर नहीं चलाऊँगा, मैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाऊँगा। सही है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें पता है कि एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी होते हैं, वो जब अपना उड़ान भरते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन पहले से डिफाइन कर लेते हैं। इसका मतलब उन्हें उड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। इसी प्रकार इस दीवार पे मैं घुसा मारूं और ये दीवार टूट जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? इसका मतलब मुझे इस दीवार को तोड़ने के लिए इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ना कि इस डायरेक्शन में। तो फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें स्केलर वेक्टर 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज पता चलेगी। ये दो, एक तो डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग और एक क्या है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये वो बेसिक्स थे जो अपन को पहले से ही पता था और मैंने थोड़ा सा बस तुम्हारे मसाला डाल दिया इसमें। सुनाओ, ये क्या लिखा, फिजिकल क्वांटिटीज है ना। जैसे कि मैग्नीट्यूड ओनली वाली फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती है, इसके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले रेशियो। रेशियोज जो होते हैं ना, वो जैसे पॉइजन रेशियो नाम सुना होगा तुमने, ठीक है ना। पॉइजन रेशियो क्या था, लेटरल स्ट्रेन और अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ओनली में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ करता था साइन आई अपॉन साइन आर। क्या बाय डिफॉल्ट ये भी एक रेशियो ही है? इसी प्रकार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखो ये जो कांस्टेंट आता था डाइलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता था, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, याद आ रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी रेशियो ही होता था। तो रेशियो सारे के सारे क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख सकता हूं बच्चों में, स्ट्रेन। स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ, है ना। क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या होता है, टोटल लेंथ। तो ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है। तो ऊपर भी तो एल आ रहा है, नीचे भी एल आ रहा है, एल से एल कट जाएगा तो नो यूनिट, ओनली मैग्नीट्यूड। ये वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड्स होते हैं। फिर देखना है मैग्नीट्यूड भी हो, साथ साथ में यूनिट भी हो, लेकिन वो स्केलर भी हो साथ में। तो जैसे मास हो गया, मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट होती है केजी, लेकिन ये स्केलर भी होता है। इसी प्रकार चार्ज, चार्ज भी क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, 2 कूलम ऑफ चार्ज, तो वो स्केलर भी है। करंट, हालांकि करंट के ऊपर अपन ने 12th क्लास में ये स्पेसिफिकेशन दिया था कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि करंट में डायरेक्शन प्रॉपर्टी भी होती है। अगर वायर की डायरेक्शन अलग कर दी जाए तो करंट डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए अपन कभी वेक्टर बोलते कभी स्केलर बोलते हैं, दैट इज टेंसर। लेकिन बाय डिफॉल्ट करंट हमारे लिए अभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में तो नहीं चल रहा, मैं चलेगा इतना, फ्लो सही रहना चाहिए ना। फिर आता है मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो, डायरेक्शन भी हो साथ में, तो अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, विच इज डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों, फोर्स। चलेगा, आगे चले अपन। सुनाओ, ये आती है कुछ क्वांटिटीज का। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है। ये यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें ये याद होगा, ये बर्नौली, ये याद रखेगा, D स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H है हाइट। बर्नौली इक्वेशन के अंदर हमें पूछा है कि द क्वांटिटी दिस, कि इसकी यूनिट क्या होगी, हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ, किसके सेम आने वाली। तो मैं यहाँ पर एक खुलासा करता हूँ एक फॉर्मूले से, जो कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT। कभी देखा है ये फॉर्मूला? V किसके लिए स्टैंड करता है, याद आ रहा है, फाइनेंशियल, अरे फाइनेंशियल थोड़ी फाइनल वेलोसिटी। अभी भी क्या मार्च खत्म हुआ ना, इसलिए फाइनेंशियल ईयर याद आ गया। और एक क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। ये क्या है, एक्सीलरेशन। और ये किसके लिए स्टैंड करता है, टाइम के लिए। क्या मैं कलर चेंज करूँगा इसका, व्हाइट कलर ले लेते हैं। एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ या ना, इनटू में टाइम कितना होता है, सेकंड। सेकंड से एक सेकंड कटेगा, क्या बचेगा,
मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी की भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला अपने आप में ये बताना चाह रहा है कि किसी भी फिजिकल एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स आती है, सभी टर्म्स की जो यूनिट होती है वो सेम होगी। वो ऐड भी इसीलिए हो रही है क्योंकि वो सेम है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें और देता हूं जो तुम्हें शायद हजम हो जाए। मैं बोलूं बच्चों 2 + 2, बताओ आंसर क्या आएगा? 100%। इतना चिल्ला के आंसर दे रहे हो, इसका मतलब तुम्हें आता है। क्या है? 4। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2 मीटर + 2 मीटर आंसर दो, तो क्या बताओगे तुम आंसर इसका? दैट इज 4 मीटर। लेकिन अगर मैं थोड़ा लाड में आके बोलूं कि 2 मीटर + 2 kg का आंसर बताओ, तब क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो तुम्हें पता चल गया आंसर एज इट इज रहेगा, एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। हालांकि ये स्टेटमेंट ही गलत है। दो डिफरेंट यूनिट की फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड नहीं हो सकती। ये बात यहां पर लागू होती है। सब्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकती, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड होके नए फिजिकल फॉर्मूलों को बना सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसको चाहो तो नोट कर सकते हो कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वाली चीजें आपस में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर नया फॉर्मूला बना सकती है। एग्जांपल, मीटर में सेकंड जुड़ नहीं सकता, मीटर में सेकंड माइनस नहीं हो सकता, बट मीटर में सेकंड डिवाइड होके वेलोसिटी दे सकता है। क्या कहते हो? कहानी बिल्कुल सिंपल है, जो अपन को पता होनी चाहिए। अब बताओ, क्या इसकी डायमेंशन प्रेशर के बराबर होगी क्या? अरे सही है, ये डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए और इसमें प्रेशर कहीं लिखा हुआ है, ये रहा। अच्छा, मैं क्वेश्चंस तुम्हारे सामने जो भी रखूंगा वो क्वेश्चन मेरा उद्देश्य नहीं बताना। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाना, ताकि इससे रिलेटेड आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम देखते ही लगा दे। आ रही बात समझ में? सुनाओ एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम। तो तुम्हें इन चारों में से ये चेक करना है कि क्या ये चारों फिजिकल क्वांटिटीज आपस में एक दूसरे के साथ फंडामेंटली एडजस्ट हो सकती है क्या? कहने का मतलब जैसे लेंथ है, मास है और वेलोसिटी है, क्या लेंथ मास वेलोसिटी का आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एडजस्ट करके रिलेशनशिप बनाया जा सकता है क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी में मास रात दिन में नहीं दिखेगा कभी भी। फिर लेंथ मास टाइम, इसमें पॉसिबल है क्या कि लेंथ में टाइम का अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? वेलोसिटी मिलना संभावना है ना, तो ये सही हो सकता है। मास टाइम वेलोसिटी ये भी पॉसिबल नहीं है, लेंथ टाइम मास ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही 3 ऐसे पैरामीटर्स है जिनसे अपन एडजस्ट करके एक नया फिजिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सेकंड। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को एडजस्ट कैसे करना है जिससे कोई नया फॉर्मूला बने और सारे के सारे यूज में आए। आगे चले। ये बात थी किसकी बच्चों? यूनिट्स की। ठीक है, तो यूनिट अपन ऐसा करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज की बात थी। अब यूनिट को भी डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो यूनिट भी दो टाइप की हो गई है यहां पर। एक क्या हो गई बच्चों? वही फंडामेंटल, और एक क्या हो गई हमारे पास? डिराइव्ड। कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले जस्ट अभी अपन ने बहुत सारे कुछ फॉर्मूले फंडामेंटल और डिराइव्ड में बता दिए, जो कि यूनिट लिखते हुए देखे अपन ने। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिख देता हूँ, जो कि टोटल कितनी होती है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये किसने दिया? एसआई सिस्टम। एक्चुअली मैं तुम्हें छोटा सा एक हिस्ट्री देना चाहता हूँ। 1972 से पहले सीजीएस सिस्टम हुआ करता था, एफपीएस सिस्टम हुआ करता था, एमकेएस सिस्टम हुआ करता था, जो कि तुम्हें पता है। लेकिन नोटिस किया, मैंने इस पर चर्चा नहीं करी। मैं चाहता तो यहाँ पर लिख सकता था कि यूनिट जो है वो सीजीएस सिस्टम में नापी जाती है, एफपीएस सिस्टम में नापी जाती है और एमकेएस सिस्टम में नापी जाती है। सीजीएस जो है वो गाउसियन सिस्टम कहलाता है। कौन सा सिस्टम कहलाता है बच्चों? गाउसियन सिस्टम कहलाता है। और ये कहाँ पर था? फ्रांस में। ठीक है, इसी प्रकार एमकेएस सिस्टम जो है वो फ्रेंच सिस्टम कहलाता है, क्योंकि ये भी फ्रांस में ही था। और एफपीएस सिस्टम जो है ना वो ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। कौन सा कहलाता है? ब्रिटिश। ब्रिटिश का एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताओ, एफपीएस स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड और सेकंड। मुझे बताओ कि पाउंड क्या स्टैंड कर रहा है, किसके लिए? मास के लिए। अब इंडिया में तुम मास की यूनिट पाउंड यूज कहाँ में लेते हो? अपन पाउंड वर्ड मास के लिए कहाँ यूज में लेते हैं? केक के लिए। बाकी और कहीं लेते हैं क्या? नहीं लेते। इसका मतलब केक किसकी देन थी? ब्रिटिश की। ब्रिटिश वाले आए, उन्होंने बताया कि जन्म दिवस नाम की एक प्रजाति होती है जो कि बनाई जाती है पुराने जमाने में माता पिता के
चरण स्पर्श करके कहते कि पिताश्री माताश्री आज मेरा अवतरण दिवस है, मुझे आशीर्वाद देके घर से निकाल दो। पुराने ज़माने जैसे ही अंग्रेज आए, वास्को डी गामा ने बताया कि भैया केक भी काटो, और आज तक केक अगर काटा जाता है तो दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया केक दे दो, तो केक जो बेकरी वाला होगा वो तुम्हें बोलेगा कि कितने पाउंड का चाहिए, और अगर तुम्हें फिजिक्स आती है तो तुम बोल देना मुझे तो 454 ग्राम का चाहिए, बिकॉज एक पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं बच्चों? 454 ग्राम। या फिर मान लो कि तुमने उनसे कहा कि ये 1 पाउंड का केक है या 2 पाउंड का केक है, तुमने कहा 1 पाउंड वाला दे दो, तोल के बताओ, और वो मना कर दे कि नहीं, अरे आप तोलो, और उसमें आ गया 430 ग्राम्स, 24 ग्राम की फ्रॉडनेस हो रही है। हैंड टू हैंड बोल देना ओरियो डालो 4-5, तब जाके तुम सेटिस्फाइड हो पाओगे। तो ठीक है, आगे चल सकते हैं अपन। ये स्टोरी थी नॉर्मल सी। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस आपस में मिलके एक दूसरे से लड़ रहे थे। अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम चल रहा था, लेकिन सब जने चाह रहे थे कि मिलके एक नया सिस्टम जनरेट किया जाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो, दैट इज 1972। और ये वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम हुआ जिससे पूरी दुनिया को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन आज भी पाउंड की जगह पाउंड ही बोला जाता है ब्रिटेन में। जो लोग यूज़ में जो पहले ले रहे थे पुराने ज़माने में, वही यूज़ में लिया जा रहा है। इत्तेफाक मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर शक्कर लेने जाऊँगा तो मैं केजी बोलूँगा, सुनार के पास जाऊँगा तो तोला बोलूँगा, और किसी ट्रक की बात करेंगे तो टन की बात करेंगे ट्रक को तोलने की। तो इसका मतलब ये फिगर जो है ये अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द प्लेस चेंज हो सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं मास लेंथ टाइम, तुम्हें पता ही है। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस तुम्हें पता है। इसमें ऐसा ही सिस्टम में क्या आ रहा है, एक तो केजी, मीटर और सेकंड। अब जो डिफरेंट है फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टेम्परेचर को किस में नापेंगे बच्चों? केल्विन में। और ये किस में नापेंगे? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में। मैं इसके बारे में कुछ भी बकवास नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हें पता है ये सब चीजें हम पहले से जानते हैं। लेकिन अपन सबसे ज्यादा पीछे किसके पढ़ेंगे बच्चों? मास, लेंथ और टाइम पे। इसीलिए एक क्वेश्चन यूनिट को लेके हमारे सामने रखा गया है। क्या है बच्चों, बताओ क्वेश्चन? द एंगल ऑफ 1, ये अगर ये नहीं भी लिखा होता ना तब भी मैं इसको 1 मिनट ही मानता। पता है तुम्हें इसका मतलब क्या होता है? 1 मिनट। अब मिनट को किस में चेंज करना है? मैं डिग्री में। तो 1 में किसका डिवाइड कर दो बच्चों? 60 को। ये डिग्री में चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भले 1 सेकेंड को अगर तुम्हें मिनट में चेंज करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना 60 से। और 1 मिनट को अगर तुम्हें आवर्स में चेंज करना है तो फिर डिवाइड कर दो एक बार, और किससे? 60 से। और यही आवर्स किसको बताएगा बच्चों? डिग्री को बताएगा। किसको बताएगा? डिग्री को बताने वाला है। सो नाउ मैंने डिग्री में चेंज कर दिया, लेकिन हमें पूछा गया है कि इसको चेंज कर दो किस में? रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने का फॉर्मूला होता है 180। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इफ मुझे डिग्री को चेंज करना है किस में बच्चों? रेडियन में। तो तुम मल्टीप्लाई कर देना उस क्वांटिटी को 180 पाई बाई 180 से। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि रेडियन को चेंज करो किस में? डिग्री में, तो तुम मल्टीप्लाई कर देना किससे? 180 बाई पाई से। चलेगा? सुनाओ आगे देखते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको काटोगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना। नीचे चल रहा है 6 इंटू 18 इंटू 00, और ये कैलकुलेट करना, और तुम्हें इनमें से कोई एक आंसर मिलेगा, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है? बाय डिफॉल्ट अगर मैं बेसिकली इसका आंसर निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको 3 मानूंगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 1/36, 36 का इसमें डिवाइड करूंगा, 3 तरीका 9, लगभग 3 के आसपास आंसर ये आ रहा है मेरा। मैंने तुक्का मारा है, तुम चेक करना कि क्या ये आंसर सही है क्या। ठीक है ना? कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से आंसर लेके आ सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, बताओ क्वेश्चन? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो तुम्हें इसकी यूनिट निकालनी है, बहुत आसान है। तुमने इसकी शक्ल ही सबसे पहले यहाँ देखी थी, कि याद आ रहा है बच्चों? सबसे पहले तुमने शक्ल इसकी यहाँ देखी है, तो इसका मतलब क्या? ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज स्टैंड्स फॉर न्यूटन। 1/4 पाई को गायब कर दूँ, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख देंगे? कूलाम इंटू कूलाम, और नीचे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कूलाम स्क्वायर, नीचे चला जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या अपन को? दिख रहा है क्या? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, सी ये बी, कूलाम स्क्वायर डे, ये सी सही है ना? इसमें होल स्क्वायर आ रहा है इसलिए। चले बच्चों आगे चले। नेक्स्ट क्या आ रहा है? वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तुम्हें प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद है क्या? जो भी याद है, पावर जरूर याद रखना बच्चों, कुछ भी हो लेकिन पावर जरूर याद रखना।
तुम देखो आगे सब कुछ सेम है, बस पावर का ही लफड़ा है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक यूनिट जूल इनटू सेकंड, यूनिट याद रखो ना रखो लेकिन पावर फिक्स रहेगी कि याद अपन को -34 रट लेना है इसको, ठीक है ना। प्लांक कांस्टेंट मतलब 34, प्लांक कांस्टेंट को याद रखो कि 34 उम्र में मर गया था वो, प्लांक जो है 34 की एज में ही निकल लिया, इसलिए प्लांक कांस्टेंट इज -34। चले अपन आगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, डायमेंशन। तो डायमेंशन अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस पूरे यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर एंड मेजरमेंट में 2 सेगमेंट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि डायमेंशन के मैं वो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। अभी तक मैंने जो कुछ भी करवाया ना वो सिर्फ इस डायमेंशन तक पहुँचने के लिए था, उससे बनने वाले क्वेश्चन की आशंका मुझे बिल्कुल नहीं है इस साल तो। लेकिन अब जो टॉपिक है ना, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो वीडियो के माध्यम से भी और तुम सब यहाँ तक अगर अपना अटेंशन पूरा रख रहे हो तो अब जो चीज़ आने वाली है उसमें वो फिगर भी यूज़ में लूँगा। और अब डायमेंशन के क्वेश्चन वैसे टाइप के उठाएंगे जिस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर उठे जाते हैं या लिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन उठा के रखेंगे। दैट इज डायमेंशन में देखते हैं कि सबसे पहले डायमेंशन होती क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर ऑफ फंडामेंटल, क्या लिखा है मैंने, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा है मैंने, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ही डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है मास, क्या लिखा है मैंने, मास। तो मास जो है वो किस में होगा, तो ये तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, यूनिट, लेकिन मास की पावर कितनी होगी, एक ही होगी। इसी बात करते हैं लेंथ, लेंथ को नापते मीटर में, तो ये इसके लिए क्या करेगा, यूनिट की बात करेगा, लेकिन लेंथ की भी पावर कितनी चल रही है, 1। इसी प्रकार बात करते हैं टाइम की, तो इसको सेकंड में नापेंगे, लेकिन ये भी इसके लिए क्या कर रही है बच्चों, यूनिट जैसा बिहेव कर रही है, लेकिन इसकी भी पावर क्या है, 1 है। लेकिन इन सबको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, किसका बच्चों, इम्पल्स। तुम्हें पता है इम्पल्स क्या होता है, हाँ, इस लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विद इन अ सेकेंड या विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, दैट इज फोर्स इंटू डेल्टा टी, चलेगा। तो फोर्स की डायमेंशन या फोर्स का फॉर्मूला होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू, ये कितना चल रहा है, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचेगा, किलोग्राम मीटर इंटू अपॉन में सेकंड, चलेगा। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, केजी मीटर और सेकंड की पावर -1, इसीलिए इसे अपन लिखेंगे मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -1। तो ये मैंने इसको इस वाले ब्रैकेट में उठा के रख दूंगा। सबको इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन अब मैं जो चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मिटाऊँ पहले ताकि जगह भी चाहिए होगी मुझे। वो इंपॉर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 एक्सप्रेशन लिखता हूँ, तुम्हें बताना है कि क्या सही है। एक मैंने लिखा इम्पल्स के लिए लिख रहा हूँ m1 L1 t-1, m1 L1 t-1, m1 L1 t-1 के आगे मैंने लगा दिया i और एक लिख दिया 1 1 -1, ठीक है। चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है डायमेंशन के लिए, चलो ये बताओ डायमेंशन कौन है इनमें से। ऑप्शन दे दिया मैंने 1 2 3 4 है ना, A B C और D, ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन बताना कि डायमेंशन क्या है, B और D और D, एग्जैक्टली डायमेंशन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो ना, आंसर क्या है, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशन, ये डायमेंशन है। तो ये भी तो कुछ देखे होंगे तुमने, चलो ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ब्रेसिस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये दोनों भी तो है कुछ ना कुछ, तो इसे अपन कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, इन तीनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पावर जो होती है वो डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है, इसी प्रकार अगर m की पावर में रिप्रेजेंट करते विद ब्रेसिस तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। अदरवाइज अगर सिंबल के साथ इक्वल का सिंबल आता है विच इज क्रिएट्स इक्वेशन। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता 4 ऑप्शन होते और मैं यहाँ पर लिखता कि व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, देन द आंसर मस्ट बी डी। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, आंसर इज बी।
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स? आंसर ए। समझ में आ गया क्या? तो इसका मतलब डायमेंशन से जो सबसे छोटा सबसे सिंपल सवाल जो इंफॉर्मेटिव भी है वो कैसा बन सकता है? ऐसा। कंडीशन अप्लाई, तुम्हें डायमेंशन याद होनी चाहिए बस उसकी। हालांकि चलो इसमें डायमेंशन याद करने की जरूरत ही नहीं, सबकी पावर सेम ही तो है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब रेसिस लगेंगे, कब नहीं लगेंगे और कब इक्वल का सिंबल आएगा। तीनों चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर अपने चर्चा करिए डायमेंशन की। अब मैं तुम्हें, अच्छा डायमेंशन को लेके तुम्हारे सबसे ज्यादा बड़े कंसर्न क्या रहे होंगे कि डायमेंशन वाला जो चैप्टर है तुमने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, उस समय डायमेंशन को पढ़ते समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा? बताओ। डायमेंशन याद नहीं रहती, ये सबसे बड़ा कंसर्न 100%। अपन ऐसे कह सकते हैं कि 95 बच्चों का तो रहता ही होगा, क्योंकि बाकी 5% बच्चे में से 3 तो रट ही लेते होंगे और 2 बच्चे प्रैक्टिस कर करके कर लेते होंगे। लेकिन मैं आज तुम्हें ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे तुम्हें डायमेंशन जस्ट 10 मिनट में याद होने वाली है और वो कभी भूलोगे भी नहीं। देखते जरा कैसे। ये कुछ ऐसी डायमेंशन मैंने 11th और 12th के सारे फिजिक्स के चैप्टर के टॉपिक वाले यूनिट वाइज फिजिकल क्वांटिटीज को उठा के रख दिया है जिनकी डायमेंशन लगभग सेम आपस में रिलेटिवली। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन? 000। तो इसको कोड याद रखो बच्चों, क्या? 000। अब 000 में कौन कौन आता है वो देखते हैं। पहले मैं धीरे चलता हूँ, फिर मैं स्पीड पकड़ूंगा। याद रखो, या फिर पुराने स्लाइड पे अगर मैं जाता हूं तो बताओ किसकी केवल यूनिट हुआ, डायमेंशन मैग्नीट्यूड हुआ करता था, यूनिट नहीं थी, रेशियो। तो जब भी किसी नाम के पीछे क्या लग जाए बच्चों? रेशियो, या फिर यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये दिख रहा है वर्ड रिलेटिव। रिलेटिव वर्ड ही रेशियो बनाता है, इसलिए जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के नाम के आगे क्या लग जाए बच्चों? रिलेटिव वर्ड, उसकी डायमेंशन हमेशा क्या होगी? 0 0 0। ये रटवाने वाली बात ही है, लेकिन फिगर याद रखना है ना। चलो लाइन से चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखा है? स्ट्रेन। कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट अभी बताया स्ट्रेन है ना। लेकिन ठीक है, स्ट्रेन के बारे में तुम हमेशा याद रखना है, ये पूरी फैमिली, अभी तक मैं जितने भी डायमेंशन तुम्हें बताने वाला हूँ, आगे और लेवल आएगा तो उसमें सबसे छोटा कौन है? स्ट्रेन इस पूरी फैमिली का सबसे पहला सदस्य जिसने तुम्हारे लिए गेट खोला है। समझ रहे हो? अगर तुम इसके घर में घुसने वाले हो, इसको सीखने वाले हो, तो सबसे पहले गेट किसने खोला है? स्ट्रेन ने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन अभी भी तुमने देखी, म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर, इसलिए 0 हुआ। फिर आते रिलेटिव वर्ड आ गया वापस, डायमेंशन क्या होगी? 0। एंगल, जब भी किसी नाम के पीछे क्या लग जाए बच्चों? एंगल। पॉइंट नोट करने वाली बात क्या क्या है? एक तो रिलेटिव वर्ड लिखो, रिलेटिव वर्ड है ना, कि रिलेटिव वर्ड 0 0 0 डायमेंशन देता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एंगल। जब भी आगे पीछे कहीं पर भी एंगल लिखा हुआ आ जाए तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? 0 0 और 0। मुझे बताओ ये फेज वर्ड कब सुना था तुमने? फेज, क्या तुमने फेज यहां सुना था कि साइन ओमेगा टी में, जिसमें ये पूरा फेज हुआ करता था? याद आ रहा है? ए साइन ओमेगा टी है ना, आई वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो ये फेज हुआ करता था, तो मैं इसको फेज क्यों बोलूं? पहले तो ये थीटा ही था, और थीटा क्या होता है? तो फेज ही क्या है? और एंगल की डायमेंशन, इसलिए फेज की डायमेंशन भी ऐसे। तो अपन ऐसे याद रखेंगे। और देखो ये वर्ड आ गया, क्या लिखा हुआ है? ग्रेडियंट को भी होल्ड पे रखते हैं ना, एंड में याद दिलाना। वापस कहां गए? रिलेटिव की डायमेंशन 0 0, चाहे वो परमेबिलिटी हो चाहे परमिटिविटी हो, है तो क्या? रिलेटिव वर्ड। आगे क्या आ गया? डायमेंशन क्या होगी? पीछे, जब भी किसी नाम के पीछे क्या लग जाए लिखो। ठीक है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमेशा क्या रहने वाली बच्चों? 000। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता था म्यू, याद आ रहा है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता म्यू एन। तो म्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एफ में एन का डिवाइड, एफ भी फोर्स है, एन भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, बन गया रेशियो, आंसर 0। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, बन गया रेशियो, आंसर 0। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, पूरे फैमिली में सबसे बड़ा नाम इसी का ही है, इसलिए 0। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हालांकि इस पूरी फिजिक्स में केवल एक ही ऐसी है जो हीट के अंदर इतने बड़ी नाम की चीज है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? 0 0 एंड 0। फिर आता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको अपन होल्ड रखते हैं और आगे समझाते हुए चलूंगा। फिलहाल वापस चलते हैं किस पर? ग्रेडियंट पर। लिखना ग्रेडियंट के लिए एक लाइन, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी लाइन। ग्रेडियंट के लिए लाइन इतनी सी है कि ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस का डिवाइड। ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस का डिवाइड। ये तो मैंने
रटने के हिसाब से समझा दिया। किसके हिसाब से समझा दिया? रटने के हिसाब से। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिस्टेंस का डिवाइड। तो ग्रेडियंट का वर्ड असली मतलब अपन सीखेंगे जब ग्रेडियंट वर्ड फिजिक्स के किसी टॉपिक में आ जाएगा, तब मैं और अच्छे से बता दूंगा। फिलहाल डायमेंशन याद रखनी है, इसलिए ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस का डिवाइड। अब आगे क्या आ रहा है? डिस्टेंस में किसका डिवाइड कर देंगे? डिस्टेंस का ही। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 0 0। समझ गए? तो ग्रेडियंट, अब मैं इस पूरे ऊपर से लेकर नीचे तो घूरो, कहीं ग्रेडियंट लिखा हुआ आ रहा है क्या तुम्हारे लिए? देखो दिख रहा है एनर्जी ग्रेडियंट, तो एनर्जी में किसका डिवाइड कर देंगे? ग्रेडियंट का। तो एनर्जी मतलब m1, मेरे को डायमेंशन याद है, L2 T - उसमें किसका डिवाइड कर देंगे? डिस्टेंस का। L1 से एक L2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? L1। चेक करो क्या इसकी डायमेंशन m1 L1 T - 2 आ रही है? लेकिन मैंने तो सिर्फ ग्रेडियंट के बारे में समझाया था, इसलिए सिर्फ इसको भी मिटा देता हूँ। ग्रेडियंट अपन को याद हुआ। कोड नंबर 000 कंप्लीट। अब कोड नंबर आते हैं 100 पे। दिख रहा है क्या? 100 के लिए रटने की कुछ जरूरत नहीं, तुम्हें पता है मास और इनर्शिया दोनों के दोनों क्या है? मास और इनर्शिया दोनों की डायमेंशन m1 और m1 ही रहने वाली है। फिर आते हैं कोड नंबर 111। देखो कोड नंबर 111, कोड नंबर 111 दिख रहा है तुम्हें? अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, पूरी फिजिकल क्वांटिटीज में, पूरे चैप्टर के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन या 11 12 की पूरी फिजिक्स के अंदर 111 में केवल 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज है। 111 में केवल 3 ही है। पहली तो है इम्पल्स और मोमेंटम। दिख रहा है क्या? अभी भी अपन ने इम्पल्स की निकाली भी थी। तो अब तीसरी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तुम तीसरी मुझे पूछोगे ना, जैसे पेज चेंज करूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि तीसरी क्या है। याद जरूर दिलवाना ना कि 111 में एक तीसरी आपको जरूर बतानी जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है? तुम याद दिलाओगे तो मुझे ये पता रहेगा कि हाँ तुम्हारा टेंशन अभी भी बरकरार है। अगर याद नहीं दिला पाए तो मैं तो फ्लो में चल रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन 112। दिख रहा है क्या? लाइन बिल्कुल सही चल रही है। पहले 000 थे, फिर 100 हुआ, फिर 111, अब 112। 112 में किसी एक, देख रहे हो 112 में कितने जने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब 4th नंबर का डायमेंशन आ रही है 112, 3 नंबर पर 111। इसको याद करने की जरूरत है नहीं, पहला तो 000 है ही। तो 4th नंबर पे जो 112 है, इसमें से 1 2 3 4 5 5 फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। इसमें से कौन सा फैमिली के मेंबर को तुम जानते हो? तुम सिर्फ फोर्स को जानते हो ना, और फोर्स की डायमेंशन तुम्हें पता है m1 L1 T - 2। फोर्स की डायमेंशन तुम्हें याद करना आती है, बिल्कुल पता है m1 L1 T - 2। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें विजुअलाइजेशन ऐसा रखना पड़ेगा, इस पूरे फिगर को, इस पूरे पीपीटी को, इस पूरे को ऐसे रखना पड़ेगा कि थ्रस्ट, वेट, टेंशन, एनर्जी, ग्रेडियंट, ये सारे के सारे इस फोर्स की फैमिली से थे। तो जैसा फोर्स वैसे ही ये सब। इसका मतलब कि इन फ्यूचर कभी भी मैं क्वेश्चन उठाऊं और उसमें बोलूं एनर्जी ग्रेडियंट के डायमेंशन क्या होगी, तो तुम्हें बस थोड़ा सा ये सोचना है कि ये किस फैमिली में था। एनर्जी ग्रेडियंट फोर्स की फैमिली से था, थ्रस्ट फोर्स की फैमिली से है, टेंशन फोर्स की फैमिली से, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फोर्स की फैमिली से, रिएक्शन फोर्स फोर्स की फैमिली से, टेंशन फोर्स फोर्स की फैमिली से, वेट फोर्स की फैमिली से, और फोर्स के डायमेंशन मुझे पता है, हाँ या ना? इस टाइप से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन आती है बच्चों 112, लेकिन इस बार -2 बार है। ठीक है, 112 आ गया, लेकिन इस बार -2 बार आ रहा है। दिख रहा है क्या? तो 2 बार माइनस के लिए मैं तुम्हें एक कहानी बता देता हूं। क्या तुम देख सकते हो ऊपर एक ही माइनस था, लेकिन इस बार 2 माइनस है, इसका मतलब नीचे किसका डिवाइड हुआ होगा? L² का। तो फोर्स में एरिया का डिवाइड जब भी होता है उसे बोलते हैं प्रेशर। फोर्स में जब भी एरिया का डिवाइड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। इसका मतलब अगर मैंने लिखा है फोर्स अपॉन में एरिया, तो m1 L1 T - 2 में किसका डिवाइड कर दिया? L2 का। एक कट गया, तो m1 L - 1 और क्या जाएगा? तो मुझे पता चल गया कि इस पूरी फैमिली में मुझे सिर्फ प्रेशर के बारे में पता है। तो बस तुम्हें ये फैमिली याद रखनी पड़ेगी। फैमिली नंबर 5, मकान नंबर क्या है या कमरा नंबर कौन है? 5। 5 में प्रेशर को तुम जानते हो, तो स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस, मॉडुलस याद रखो। किसी के पीछे क्या लग जाए? मॉडुलस, मॉडुलस, ये सब प्रेशर की संतानें हैं। मॉडुलस मतलब प्रेशर की संतान है, और प्रेशर की जो डायमेंशन वही इन सब मॉडुलस की डायमेंशन होगी। तो तुम्हें प्रेशर की डायमेंशन याद करने के लिए फोर्स अपॉन एरिया याद रखो, नहीं तो 112 2 माइनस याद रहना चाहिए। फिर यहां पर भी मॉड्यूलस आ गया क्या? ये क्या आ गया बच्चों? मान लो इस फैमिली के तुम एनर्जी डेंसिटी को भूल गए, लेकिन पॉइंट लिखो। अब जैसे मैंने ग्रेडियंट के बारे में क्या बताया तुम्हें कि ग्रेडियंट का मतलब डिस्टेंस का डिवाइड। अब लिखो डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम का डिवाइड। डेंसिटी स्टैंड्स फॉर, डेंसिटी किसके लिए स्टैंड कर रहा है? वॉल्यूम का डिवाइड करने के लिए। ठीक है, किसके लिए? वॉल्यूम का डिवाइड। सो क्या अपन आगे चल सकते हैं अब? सो नाउ देखेंगे जरा 6th फैमिली में क्या आ रहा है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लांक कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन देखो बच्चे कितनी आ रही है?
कोड देखो, कोड 121 क्या आ रहा है, 121। पूरी फिजिक्स के अंदर केवल 121 में ये दो ही है और कोई नहीं है। जैसे मैंने बताया ना 111 के 3 ही है, जिसमें से 2 बता चुका, एक बाकी है। ऐसे 121 में भी कितने, केवल 2 ही है। अब क्वेश्चन बताता हूँ, एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में तुम्हें प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन कभी याद नहीं रहेगी, मैं कह सकता हूँ। प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला याद नहीं होगा तुम्हें, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन दोनों की डायमेंशन 121 है, ये याद हमेशा रहेगा तुम्हें, क्योंकि 121 में ये दो ही आते हैं। अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ एक बढ़िया बढ़िया कि एंगुलर मोमेंटम इन चारों में से किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे, फलाना कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, फलाना कांस्टेंट। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम की शादी किससे हो रखी है, प्लांक कांस्टेंट से। इसी प्रकार इंपल्स की शादी किससे हो रखी है, मोमेंटम से। बस इंपल्स और मोमेंटम को भगा के लेने के लिए एक बंदा और आया था, जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है, वो मैं बताऊंगा। फिलहाल मोमेंटम की शादी इंपल्स के साथ और एंगुलर मोमेंटम की शादी किसके साथ, प्लांक कांस्टेंट। तो इन दोनों की डायमेंशन, तुम इन दोनों के बारे में एक चीज याद रखना कि इन दोनों की शादी हो चुकी है और इन दोनों की डायमेंशन 121 है, और 121 वाली डायमेंशन का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, पूरी फिजिक्स जगत में। चल सकते हैं अपन आगे। नेक्स्ट हमारे पास आगे आता है बच्चों एक्सेलरेशन। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक्सेलरेशन भी पता है तुम्हें, जी भी पता है। हाँ, बस ग्रेविटेशनल फील्ड तुम्हें इस फैमिली के मेंबर को एक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड याद नहीं रहता तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता सकता हूँ कि फोर्स में मास का डिवाइड कर दो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है। हालांकि तुम्हें याद होगा 11th क्लास में जब तुमने डायमेंशन पढ़ना सीखी थी तो तुम सिर्फ फॉर्मूले याद रखते थे, फॉर्मूला याद रख लिए डायमेंशन याद होगी, ऐसा तुम्हें सिखाया जाता था। जबकि डायमेंशन को याद करने का एक रामबाण हथियार ये भी हो सकता है, जिससे सच बता रहा हूँ, अगर मान लो मैंने जो कुछ भी तुम्हें समझाया तुम्हें सिर्फ 50% ही याद रहा, काफ़ी है। बाकी 50% क्वेश्चन से याद हो जाएगा, क्वेश्चन ही इतने उठा लेंगे। चल सकते अपन आगे। तो नाउ ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का। फैमिली नंबर 8, बताओ सरफेस टेंशन को जानते हो या फोर्स सरफेस एनर्जी को जानते हो या स्प्रिंग कांस्टेंट को जानते हो या फोर्स ग्रेडियंट को जानते हो। तुम फोर्स ग्रेडियंट को जानोगे तुम, क्यों? क्योंकि फोर्स में किसका डिवाइड कर देंगे अपन, डिस्टेंस का। तो देखो जरा, फोर्स की डायमेंशन थी 112, हाँ या ना, उसमें डिस्टेंस का डिवाइड कर दिया, कट गया, क्या आ गया, कोड नंबर 102 है। कौन सा, वो तीसरा, अभी खत्म तो होने दे, इसके बाद एक ये वाला आएगा, ये खत्म होगा फिर बताऊंगा वो तीसरा, है ना। तो हमारे पास कौन आ गया, फोर्स ग्रेडियंट के मेंबर ये है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और एक स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, भले ही इसने ये लाइन लिख रखी हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें फैमिली याद होनी चाहिए। फोर्स ग्रेडियंट में कौन कौन आ रहा है, सरफेस टेंशन आ रही है और एक सरफेस एनर्जी आ रही है और एक स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है। हालांकि मुझे चारों डायमेंशन याद है क्योंकि मेरे प्रैक्टिस ज़्यादा हो रखी है क्वेश्चंस करने पे, लेकिन तुम्हें अगर ये चारों याद रखनी तो तुम फोर्स ग्रेडियंट को याद रखो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत याद रहता है, के याद आ रहा है, के का फॉर्मूला भी होता है एफ अपॉन एल, क्या होता है, एफ अपॉन में एल, इसीलिए स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स ग्रेडियंट दोनों सेम ही तो हो गया, फोर्स अपॉन डिस्टेंस। फैमिली नंबर 9, कोड कितना आ रहा है, 022, लेटेंट हीट कैपेसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं इसका फॉर्मूला लिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जहां मुझे लगेगा कि नहीं हो सकता कुछ उसके लिए क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, फॉर्मूला वर्क डन में किसका डिवाइड कर देंगे बच्चों, मास का, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तुम्हें एक का याद रखना 022, हाँ पूरे फिजिक्स जगत में जैसे मैंने क्या बताया, 2-2 के पेयर में और कोई कौन कौन नहीं है, एक तो मास और इनर्शिया है 2 के पेयर में, एक इंपल्स और मोमेंटम है 2 के पेयर में, एक एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट है 2 के पेयर में, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और लेटेंट हीट कैपेसिटी है 2 के पेयर में। इन दोनों की भी क्या हो रखी है, शादी, और इन दोनों के पास पैसा कितना है, सिर्फ 22 रुपये, 022। चले आगे चलें। थर्मल कैपेसिटी की डायमेंशन है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एंट्रोपी, में से किसको याद रखोगे बताओ, कौन सी फैमिली को याद रखोगे, तुम्हें इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बताऊं, ये ज्यादा अच्छा लगता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी डायमेंशन याद रखना है 122 तो होती ही है, साथ में 12-21 मान लोगे इसको, इस बार केल्विन भी आ गया, ठीक है। अब आती कहानी यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं एक साथ तुम्हें बताने वाला हूं, दैट इज वर्क, टॉर्क, इंटरनल एनर्जी। ये देखो पीछे क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा पॉइंट लिखो बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए,
मैं लिखाता हूँ मोमेंट ऑफ, ब्रैकेट बना देना कुछ भी, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है ना, मोमेंट ऑफ, चाचा लिख दो, एक काम करो, तो जब भी किसी नाम के आगे क्या लग जाए मोमेंट, 3 चीजें बता चुका हूँ अभी तक मैं, 2 चीजें, तीसरी है, पहली क्या बताई ग्रेडियंट, दूसरा क्या बताया डेंसिटी, और तीसरा क्या बता रहा हूँ मोमेंट ऑफ। जब भी किसी नाम के आगे फिजिक्स में क्या लग जाए बच्चों, इसका मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। चलेगा, मजा आ रहा है? तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, बताओ फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन होता है। आ गया? अब बताओ इन फैमिली में से कौन याद रखोगे तुम, किसको याद रखना चाहोगे? वर्क को याद रखो, किसको याद रखो? हालांकि वर्क ही एनर्जी, एनर्जी वर्क है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क की एनर्जी, एनर्जी वर्क है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क की और एनर्जी की डायमेंशन सबकी सेम होगी, जितनी भी एनर्जी सब सेम है, बस एक मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारे लिए एक नया पोर्शन आया। अब ये फॉर्मूले हैं, याद करो, जो तुमने 12th क्लास में देखने को मिले थे, याद आ रहा है 11th 12th में, पीवी याद है, एनर्जी का फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, ये रहा वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी, वी आई टी, एच बराबर वी आई टी, याद आ रहा है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी एनर्जी ही होती है। आगे चले बच्चे, क्या लिखा हुआ है? फ्रीक्वेंसी, और क्या रहा है? फिर क्या रहा है? फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ सही है, वेलोसिटी में मीटर का डिवाइड कर दो, सबकी डायमेंशन एक ही है बच्चों, t-1। क्या है? t-1। कहानी यहाँ तक समझ में आई? अब इसमें 2 चीजें और बची हुई है, क्या क्या? एक तो 001 जिसे बोलते हैं टाइम, क्या बोलते हैं? केवल टाइम। और एक है बच्चों 132, देख पा रहे हो क्या? 123 सॉरी, क्या रहा है? 123। तो 123 की डायमेंशन 1 2 3, तुम्हें याद है यार? 1 2 3 मतलब 1 2 3 पावर हो गया, बस पूरी। अभी तक फिजिक्स में 1 2 3 में कोई नहीं आया। हमने 112 देखा, 121 देखा, 122 देखा, हाँ देखा, ये रहा 122, दिख रहा है क्या? लेकिन अपन ने 123 नहीं देखा। 123 में कौन आ गया? पावर। अब मैं तुम्हें खुलासा करना चाहता हूं, किस पर? कौन है 111 में? मोमेंटम और इंपल्स। तो एक्चुअली में 2 माइनस के साथ आया एक बंदा, उनमें क्या था? एक ही माइनस था। ये कौन आया? 2 माइनस के साथ, ये होता है नीटा। कौन होता है? नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, ये एकमात्र ऐसी डायमेंशन है जो मुझे 11th में कभी याद नहीं रही, तो मुझे इसको याद करने के लिए ऐसा कुछ हथियार डिसाइड किया है कि मुझे ये डायमेंशन हमेशा याद रहे, और तुम्हें भी याद रहेगी। 111 3 बंदे हो गए, कौन कौन? इंपल्स मोमेंटम 111 में 1 माइनस, और 111 में 2 माइनस लेके कौन आ रहा है? 132। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों अपन? 132। 132 की डायमेंशन अभी तक किसी की नहीं बताई, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। किसकी बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो चलो मैं इसकी डायमेंशन निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें। F बराबर याद आ रहा है जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन हो गई है m1 l1 t-2 इंटू में इसकी कितनी हो जाएगी? l2, और नीचे डिवाइड किसका कर दूंगा? m2 का। m2 से m1 कट जाएगा, सही है? तो क्या आया? m-1 l3 t-2। ये है 132 की खास बात। इसमें आगे वाली चीज माइनस में होती है, जो कि अभी तक का सबसे पहला है, सही है क्या? m एक बार ही माइनस हुआ अभी तक ये। अब मैं तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ 121 डायमेंशन किसकी थी? चलो 111 किसकी थी? तो 121 किसकी है? प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, दोनों याद रखो बच्चों, 121 और ये। और 132 किसकी है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चले अपन आगे चल सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। जब तक मैं पानी पी लेता हूं। खत्म हो गया? पूरा खत्म है? पढ़ो भैया, क्वेश्चन पढ़ो। मैं करवाऊं? मैं करवा रहा हूं। देखो सुनो, शुरू के 4-5 क्वेश्चन तुम मुझसे करवाओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। कब का क्वेश्चन है ये? 21। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के कुछ बहुत सारे मेथड होते हैं। एक है लॉन्ग मेथड, जो कि तुम्हें याद दिलवाता हूँ।
याद करो कि ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें अपन ऐसा लिखते थे, जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन ए है, टाइम कितना टी, चूज एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, याद आ रहा है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, याद आ रहा है, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, याद आ रहा है। फिर इन तीनों को कंबाइन करके लिख देते थे k इज इक्वल टू एफ की पावर ए की पावर बी और टी की पावर क्या लिख दिया सी। फिर सबकी डायमेंशन लिख रहा हूँ, m1 l2 t माइनस टू, के की डायमेंशन 0 होगी, f की m1 l1 t माइनस टू, ए एक्सेलरेशन की l1 t माइनस टू, बी और t की हो जाएगी t1 इंटू में c पावर c। याद आ रहा है, ये मेथड किया करते थे, मैंने ये मेथड नहीं पढ़ाया ना, सीधा क्वेश्चन उठाया है। m1 l2 t माइनस टू बराबर m कितने है, a क्या आ रहा है बस, तो क्या लिख दिया a, l कितना आ रहा है a b, सही है क्या, t कितना आ रहा है माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस का c। अब करो कंपेयर, a की वैल्यू तो क्या आ गई है 1, अब a की वैल्यू 1 का मतलब f की पावर 1 होनी चाहिए जो कि सब में है, तो चारों ऑप्शन सही हो गए अभी तक तो। फिर बात करते हैं l की पावर क्या जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, a रखा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 1 होना चाहिए, 1 1 1, तो ये गलत हो गया बच्चों, बधाइयो। फिर आते हैं किस पर, माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस का c इज इक्वल टू कितना है माइनस का 2 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1 रख दो इधर, माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का c इज इक्वल टू माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का c, माइनस का 2 से माइनस 2 कट गया, माइनस का 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो आंसर आना चाहिए 2, आंसर क्या आ गया बी। अब ये जो पूरा मेथड है ये तुमने किया, वैल्यू रखी, आंसर आया। अब मैं इसको एक दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड क्या कहता है वो देखना, हमें इन सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्या होती है फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, इसी प्रकार एक्सेलरेशन की डायमेंशन l1 t माइनस 2 और एक टाइम की डायमेंशन है t1। मैं चाहता हूँ इन सबको ऐसे अरेंज करो कि डायमेंशन क्या बन जाए, क्या कहते हो, यही तो है कि इन तीनों को फंडामेंटल मानो और इन तीनों को ऐसे अरेंज करो कि ये वाली डायमेंशन बन जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं करूँगा हिट एंड रन मेथड, हालांकि हिट एंड ट्रायल बोलते हैं लेकिन सलमान खान याद आ जाता है इसमें मुझे, इसलिए हिट एंड रन मेथड बोलेंगे। तो क्या कहता है मेथड देखना, सबसे पहले m कितना चाहिए मुझे, तो मैं इस पूरे की पावर 1 रख लूँगा, हाँ या ना, कहानी समझ में आई क्या। फिर देखो मुझे l कितने चाहिए, एक ये रहा ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या आ गया m1 l2, लेकिन t कितना हो जाएगा -2 और -2 कितना हो गया -4, तो मुझे -4 को अब क्या करना पड़ेगा -2 बनाना है, तो -2 तभी बनेगा जब यहाँ पर क्या जोड़ूंगा, तो +2 पता है कैसा आएगा, जब इस t का स्क्वायर करके इसके पास में रख दूंगा, क्या कहते हो, तो बधाइयो बच्चों, ये पावर आ गई 1, ये पावर आ गई 1 और ये पावर आ गई 2। टाइम लगेगा इस चीज को गेन करने में, लेकिन इससे टाइम बचेगा। अगर तुमने अभी टाइम लगा दिया, मेथड तो यही है भैया, इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रामबाण मेथड यही है, सब कहते हैं इस तरीके से करो। लेकिन अगर हमें टाइम बचाना है तो आने वाले अभी जितने भी क्वेश्चंस होंगे, लगभग 30 क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, सारे इस टाइप के होंगे जिनको तुम चाहे इस मेथड से करो, लॉन्ग मेथड से, चाहे तुम इस वाले मेथड से करो, टाइम मैनेजमेंट वाले मेथड से। फायदा क्या होगा इससे मैं तुम्हें क्लियर करूंगा, इससे तुम्हारी दिमाग की इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि तुम फिजिक्स को अब अलग नजरिए से देखोगे। जब तुम इससे करोगे तो फिजिक्स तुम्हारे लिए वही रहेगा ट्रेडिशनल तरीका की, उठाया क्वेश्चन करा, आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। इसमें बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पावर को कंपेयर करना पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, सारी चीजें दिमाग में चलती है। क्वेश्चन दूसरा उठाता हूँ, पता चल जाएगा कि बातें क्या चल रही, पढ़ो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब भी ऐसी बात होती है तो पहले मैं E की डायमेंशन लिख दूंगा बच्चों, क्या m1 l1 t m1 l2 t - 2, G की कितनी बताओ 132, सही है क्या। अब बताओ मुझे डायमेंशन देखने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत पड़ी क्या, मुझे कोड याद है और मैं बार बार कोड बोलूंगा तुम्हें भी याद हो जाएगा। तो 132 से G हो गया, E हो गया। नेक्स्ट मुझे क्या बोला, देन E अपॉन G हैज द डायमेंशन ऑफ, तो इसमें डिवाइड कर दूंगा किसका, m-1 l3 और t-2, t-2 तो पूरा कट गया, m ऊपर चला जाएगा तो m2 हो जाएगा, l3 से कट जाएगा तो l-1, m2 l-1 बताओ, m2 l-1 ये रहा A, चलेगा क्या, कोई परेशानी किसी को।
अब तुम देखो बच्चों, यही वाला क्वेश्चन 2021 में और ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ पर है, तो 2021 में डायमेंशन पे 2 क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के दिए गए हैं। मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन बनते हैं तो दोनों क्वेश्चन या तो डायमेंशन से बन जाएंगे, जो क्वेश्चन में भी तुम बनाऊंगा इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, फिक्स है। अगर नहीं आया तो एरर से आएगा, और एरर में भी वही क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे वैल्यू चेंज करके। लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, यूनिट नहीं पढ़ना है। 3 टॉपिक मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2 इस बार मैं सोचता हूं कि इंपॉर्टेंट होने चाहिए। पहला डायमेंशन हो गया, दूसरा एरर हो गया, एक होता मेजरमेंट जिसमें वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और ये सब चीजें आएगी। तो ठीक है, अपन तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नया पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। सोचो जरा, स्ट्रेस कौन सी फैमिली में था, प्रेशर की फैमिली। प्रेशर होता है 112 ही था, 112 ही था, बस 2 माइनस थे, है कि नहीं है। तो 112 में 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, ये रहा क्या। अब तुम इतना सोचोगे तो तुम वैसे प्रेशर की डायमेंशन में निकाल सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया करके। लेकिन फिलहाल मुझे पता है कि 112 इसकी फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन थी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ओए होए 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 होए, दिखने में ये क्वेश्चन लगता है कि बहुत ही भारी है, हार्ड है। ये तो कितना सिंपल होने वाला मैं बताता हूं। क्या तुम इसको देख के कोई फॉर्मूला याद दिलवा सकते हो मुझे? एग्जैक्टली क्या ये फॉर्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर में F बराबर K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को कूलम्ब स्क्वायर लिख दूं और नीचे क्या लिख दूं, अच्छा कूलम्ब स्क्वायर की जगह इलेक्ट्रॉन स्क्वायर ही लिख देता हूं ना। तो बताओ E स्क्वायर अपॉन दिस बराबर ये हो गया है, तो ये फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया इसकी डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं, ये वही है डायमेंशन। तो फाइनली लिख देता हूं m1 L3 T-2। बताओ सही है क्या? m1 L3 T-2 क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ जो L1 था वो इसके L2 के साथ जुड़ गया। मुझे इस पूरे की डायमेंशन मिल चुकी है। पूछा क्या क्या है देखते हैं, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने इसको देखा, इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन पहले से ही पता था कि क्या पूछ रहा है। हालांकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही अटेम्प्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मुझे इसकी डायमेंशन पता चल गई है। नेक्स्ट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन हमने उठाया देखा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक किया होगा, इसलिए अपन ने सबसे पहले इसी को हरा दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो सकता है, तो जब भी इस टाइप की सवाल आए तो थोड़ा दिमाग दौड़ाया करो, सोचा करो कि ऐसी शक्ल देखी तो है, कहाँ देखी है। विद इन 10 सेकंड अगर याद आ गया तो ठीक है, क्वेश्चन स्किप कर दो या फिर अटेम्प्ट कर लो पूरा, समझ गए। और विद इन सेकंड याद आ गया तो भैया हैंड टू हैंड क्वेश्चन होगा, पूरा होगा और सीधा OMR फिल ही करना उसका, तो क्योंकि 100% श्योरिटी रहेगी कि वो मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है कि a physical quantity of the dimension of the length that can be formed out of C, G and this, where C is the velocity of light, G universal constant and gravitational constant and E is the charge। तो कहानी ये है कि इन सबको यूज करके 1, 2 और ये 3, इन सबको यूज करके क्या बनानी है मुझे। तो पहले मैं सबकी डायमेंशन लिख देता हूँ। C की डायमेंशन होती है, कलर चेंज कर रहा हूँ, C की डायमेंशन होती है स्पीड ऑफ लाइट है ना, L1 T-1। फिर G की डायमेंशन क्या होती है 132, M-1 होगा, याद आ रहा क्या? अरे सही है क्या? ये रहा 132 आपका, कहाँ गया? ये रहा, ठीक है ना। इसीलिए ये रहा 132 लिख दिया, और इसकी पूरी की डायमेंशन ये रही क्या, तो इस पूरे को P लिख दूं पूरा, कितना हो गया M1 L3 T-2। बहुत बढ़िया। अब मैं इन सबको सॉल्व करके चाहता हूं कि आंसर क्या मिले, केवल लेंथ मिले। क्या मिले आंसर? केवल लेंथ। ये सारे फॉर्मूले देख लो, मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा सॉल्व करने के। अब इसमें तुम वो प्रोपोर्शनैलिटी वाला सिंबल करके मत करने लग जाना, मजा आ जाएगा। नहीं तो कर तो सकते हो तुम, कैसे? वही L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस ऐसे करके। आंसर ना है तब ये करना। फिलहाल के लिए हिंट क्या है वो देखते हैं ना। क्या मैं इसको मिटा दूं क्या, ऊपर वाले को, है ना? ठीक है, और इन तीनों को अपन लिख देते हैं एक साथ इधर, जो कि हमारे पास यहां हो सकता है। देखो भैया क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इन तीनों को अरेंज करना लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक मेथड कर सकता हूं हिट एंड रन वाला। मैं मेरी इच्छा से कोई भी एक ऑप्शन उठाऊं और उसमें वैल्यू पुट कर दूं और उसे एल ले आऊं। जैसे कि मैंने मेरी इच्छा से पुट किया, तुम सेलेक्ट कर लो, चलो कोई भी जो तुम्हें लगता है सी है ना,
तो सी को सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं 1/c² है ना, c² की डायमेंशन ये रही L2 और t-2 चलेगा। फिर यार e² दिस और g, पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया, किस किस को, ये p का के नीचे g का डिवाइड कर दिया, तो कर रहा हूँ मैं m1 L3 t-2 और नीचे किसका डिवाइड कर दूँ m-1 L3 t-2 और उस पूरी की पावर क्या चल रही है। तो ये वाला आंसर गलत आएगा, बताएं क्यों, सुनना, क्योंकि m-1 और इसको काट नहीं पाएगा और मुझे इनको काटना ही तो है, तभी तो L आएगा। तो अब ऑप्शन वापस सोचो कि मैं काटना चाहता हूं, तो कटेगा कैसे, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन कौन कौन से, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो सी तो वैसे ही गलत हो गया, चलेगा। तो मैं इसको वापस मिटा दिया। अब इन तीनों में से रैंडम सेलेक्ट करके दिखा दो भैया कोई, तो बी दे देते हैं ना, c² का मतलब L2 t-2 इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, m1 से m कट गया क्या, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर चल रहा है, नहीं रूट चल रहा है बच्चों, रूट बाद में लगा दूंगा, 6 रहने दो अभी। फिर क्या आ रहा है, ये मिलके t-4 और उस पूरे पे क्या चल रहा है, रूट, तो क्या हो जाएगा L3 t-2 L2 t-2। बताओ कुछ हुआ क्या, कुछ हो नहीं पाया, है ना। लेकिन यही c² अगर डिवाइड में होता, समझ रहे हो क्या, ये ऊपर मल्टीप्लाई ना होकर क्या हो जाता, कट गया कट गया कट गया कट गया, क्या आ गया आंसर, आंसर क्या आ गया, हिट एंड रन मेथड। समझ में आया। मैं चाहता तो इसको कर सकता था, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर a फिर पावर b फिर पावर c, और मैं सॉल्व करता और आंसर आता, इक्वेशन बनानी पड़ती, सब कुछ करना होता। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस को इसी मेथड से करा करो जिसे अपन कहते हैं सैल्मोन भाई मेथड, मारो और भाग जाओ। जैसे ही मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया, मुझे पहले ही पता चल गया 1-2 स्टेप के बाद ही कि इससे नहीं आएगा, पहले इसको साइड गया, इससे करके देखा, इससे नहीं करा, अपन ने ये वाला उठाया, ये उठाते अपना आंसर लगभग पास आ गया। पता चला यार ये अगर डिवाइड होता तो मजा आया था, पता चल गया ये रहा डिवाइड वाला, चलेगा क्या आगे, चल सकते अपन आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। If energy E, velocity V and time t are chosen as a fundamental quantity, the dimension formula for the surface tension। तो पहले चारों की डायमेंशन लिखना चाहता हूं मैं, लिखो। एनर्जी की डायमेंशन बोलो बच्चों m1 L2 t-2, वेलोसिटी की डायमेंशन बोलो L1 t-2, टाइम की डायमेंशन बोलो बच्चों t1, और सरफेस टेंशन बताओ कौन सी फैमिली से था, किसमें था, Lt-1। ठीक है, अब बताओ सरफेस टेंशन कौन सी फैमिली से था, सरफेस टेंशन मैं बता दूं, मैं बता देता हूँ। सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट सब एक साथ एक ही फैमिली से, तो आएगा m1 L0 t-2 102। चाहो तो पेज दिखाऊं या समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मुझे इन सबको अरेंज करके क्या लेके आना है, m1 L0 t-2। तो देखो बच्चों, अब मैं इसमें भी वो हिट एंड रन मेथड कर सकता हूँ, लेकिन अब एक और मेथड दिखाता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे डील करूंगा। कि मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, m1 जो कि है, फिर मुझे चाहिए L0, क्या चाहिए मुझे L0, तो इसका स्क्वायर करके इसमें डिवाइड कर दो, क्या कहती है पब्लिक, कुछ समझे क्या। अगर इसका स्क्वायर करके इसमें डिवाइड करूंगा ये पूरा कट जाएगा, तो पता चला कि E में मैंने V के स्क्वायर का डिवाइड करा है अभी तक, लेकिन मुझे अब क्या चाहिए t-2, तो मुझे इसका भी नीचे स्क्वायर करके डिवाइड करना पड़ेगा t का, तब जाके क्या आएगा f v-2 और t-2, f नहीं e v-2 t-2, if v-2 t-2 c। घुस रहा होगा दिमाग में, थोड़ा थोड़ा चल गया रहा मामला। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को वैसे कर सकता था, पता है, सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर a, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर v, सरफेस टेंशन सोल्व करता, इक्वेशन बनाता, वैल्यू रखता, एबीसी की वैल्यू फाइंड करता, आंसर आता, बिल्कुल आता। टाइम बचाना चाहते हो ये वाला मेथड करो, और इसमें देखो दिमाग लगाने में मजा भी आ रहा है कि हाँ यार ऐसा नहीं सर, ये वाला करो, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन तुम मुझे बताना कि क्या करना, ठीक है। नेक्स्ट बता सकते हो क्या लिखा हुआ है, इफ द डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो पहले डायमेंशन लिख दें, चलो लिख देते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ लिक्विड फॉलोइंग थ्रू अ ट्यूब एक्सप्रेस्ड एज अ, अच्छा इसने क्वेश्चन ही अपन को कैसे दे रखा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ना वो नीटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर क्या लिख रखा है, z लिख रखा है, जिसमें अपन को पूछा क्या है x y z, ऑप्शन ही नहीं है। शायद लिखते समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो अपन निकाल देंगे सीधे ही आंसर। तो v की डायमेंशन लिख दूं मैं m0 L1
टी माइनस वन। नीटा की याद करो, m1 l माइनस वन 111 है ना, बहुत बढ़िया। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम m1 l माइनस थ्री T0, सही है क्या? और R L1 की पावर क्या है Z, मैं लिखने वाला हूँ m की पावर x, फिर m की पावर क्या आएगा y, और कहीं आ रहा है क्या? नहीं, l की पावर माइनस एक्स माइनस का 3y प्लस का z, घुस रहा है क्या? t की पावर माइनस का x 0y, और कुछ है ही नहीं। ओए होए होए होए, और कंपेयर क्या हो जाएगा बताओ? m को इससे कंपेयर करो, क्या आएगा? l को इससे कंपेयर करो, माइनस का x माइनस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू 1, और t माइनस वन को इससे कंपेयर करो तो माइनस का t माइनस का x, चलेगा क्या? x की वैल्यू आ गई है 1, x की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, तो y की वैल्यू क्या जाएगी माइनस वन, x और y दोनों उठा के रख दो यहाँ, माइनस का 1 माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का z इज इक्वल टू 1, माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का z इज इक्वल टू 1, 3 में से एक जाएगा 2, 2 वहाँ जाके माइनस, माइनस का 2, 1 में से 2, z की वैल्यू माइनस का 1, तो ऑप्शन आ रहा है डी। ठीक है, हो सकता है शायद, तो हमारे पास लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या आ रही है 1, y की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1, और z की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 1 आ रही है। ठीक है, तो क्या तुम पता चल गया ये क्वेश्चन है करने लायक? अच्छा, मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ कि हम कितने साल पीछे गए हैं, 15 साल पीछे। अपन अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं तुम्हारे सामने जो भी रखने वाला हूँ सारे 15 ईयर बैक वाले क्वेश्चन रखूंगा। अच्छा, मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ या उसके साथ रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी बता रहा हूँ ताकि तुम क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सको, क्योंकि कारण ये है हमारा मकसद PYQs लगाना नहीं है। PYQs इसलिए लगाया जाता है कि मेरे को PYQs आते हैं, इससे अच्छा क्वेश्चन कोई उठ के दे दिया तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो PYQ जब भी अटेम्प्ट करो तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट होना चाहिए। पढ़ने के दो तरीके, पहला, तुमने स्टार्ट किया क्वेश्चन, तुम्हें पता है मुझसे नहीं होगा और तुमसे हो जाए, तो तुम क्या करोगे, अंदर ही अंदर खुश होगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। दूसरा स्टूडेंट, उसे भी पता है मुझसे नहीं होगा, उसने स्टार्ट किया और उससे हो गया, अब वो क्या करेगा, कैसे हो गया, वो वापस उसको ट्राई करेगा, फिर गलती ढूंढेगा कि पहले क्यों नहीं हुआ तो और अब क्यों हो गया और मुझे क्यों लगा कि नहीं होगा। तो फिर उसने मन में सोच लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब ऐसी वैल्यू दे दी जाए तो उसको मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा आएगा। तो उसने एक PYQs को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत स्ट्रेटेजिक रख दिया ताकि इस टाइप के क्वेश्चन को मैं हमेशा ऐसे करूंगा। तो तुम्हें सेकंड टाइप का स्टूडेंट बनना है, फर्स्ट टाइप का नहीं कि क्वेश्चन हो गया और आगे बढ़ गए, क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़ गए। अगर तुम्हें डाउटफुल लगता है कि क्वेश्चन सोल्व होने के बाद आंसर आने के बाद भी डाउट लग रहा है, करो, वापस करो, देखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखते आगे भैया क्या लिखा है। इफ द फोर्स F, वेलोसिटी V and time T are taken the fundamental unit, then the dimension of mass, करो बच्चों, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं चुपचाप से कर रहा हूँ ना, कोई देखेगा नहीं। क्या कहते हो, सही है ना, आ गया? तो बिना उस मेथड से करा ना, शॉर्ट वाले मेथड से किया, आ गई होशियारी अब थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये मैंने सॉल्व भी कर दिया, समझाऊं एक बार, देख लेना सब जने कि मैंने है ना सबसे पहले M1 लाना था तो मैं इसको नहीं छेड़ा, मुझे इसको गायब करना है। इसको गायब करने के लिए मुझे L1 चाहिए, T-2 चाहिए, लेकिन L1 और T-1 ही है। -2 लाने के लिए पहले इसका इसमें डिवाइड करा तो ये T-2 आया, इसका इसमें डिवाइड करा तो ये M1 आया। तो इसको देखो, पहले इसको इसमें डिवाइड करा तो V/T लिखा, फिर F में इस पूरे को डिवाइड कर रहा हूं तो F/V/T, T ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इसमें लगानी पड़ी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं नहीं भी उठाता तो भी चलता, बहुत सिंपल है। सिंपल है क्या, बताता हूं क्यों, याद करो, कुछ याद आया?
इसलिए सिंपल है, ये देखते ही फॉर्मूला बन जाता है। तो तुम्हें पता चल गया, अगर ये लिख रखा तो ये सी है, सी मतलब L1 T - 1। अरे अच्छा, ये क्वेश्चन अगर मैं ये चीज़ नहीं बताता तो तुम्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख ही जाता। मान लो नहीं दिखता और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो तुम एप्सिलॉन नोट की डायमेंशन निकालने लग जाते अलग से, फिर म्यू नोट की निकालते, फिर मल्टीप्लाई करने में लग जाते। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाया ताकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मजा आ जाएगा तुम्हें। सीधा लिखा L1 T - 1 चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला देख के क्या याद आता बताओ? कुछ तो याद आ रहा होगा बच्चों। कैपेसिटेंस तो सही बोला है, ये एक्चुअली में कैपेसिटेंस की फॉर्मूली है। पता है कौन सी फॉर्मूली? एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूली है। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर है। अब बताओ एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन 112 122 और नीचे डेंसिटी L3 कट जाएगा क्या? M1 L - 1 T - 2 112 में से 2 माइनस क्या आ गया? M1 L - 1 T - 2 चलेगा क्या? चले आगे चले। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस, ओहो, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन बता दो भैया क्या होती है? M1 L - 1 T - 2। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है M0 L1 T - 1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है M0 L1 T - 2। फोर्स की डायमेंशन होती है M1 L1 T - 2। अब चेक कर लो कौन सा सही है इन सब में से, कंपेयर करके देख लो कौन सा सही आ रहा है। सही तो प्रेशर ही आ रहा है, सही है, बाकी ये सब गलत आ गए, इसलिए आंसर क्या आ गया? प्रेशर। चले आगे। अगला क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन? बताओ। हैं, देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दोनों सेम होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि 0 0 0 फैमिली से है ये। यंग्स मॉडुलस का किसी से रिलेशन नहीं है, हो सकता है। यंग्स मॉडुलस है प्रेशर M1 L - 1 T - 2। एनर्जी डेंसिटी भी क्या होती है? M1 L - 1 T - 2। तो इसका मतलब 1 का 4 के साथ भी है और 2 का 3 के साथ भी है। तो ऑप्शन लिखे हुए नहीं है फिलहाल, मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे पेयर बनाए जा सकते हैं। अगला क्या लिखा बताओ? डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द टर्म ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मास, लेंथ, टाइम और करंट। रेजिस्टेंस निकालना बच्चों। रेजिस्टेंस को सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा आता है? V = IR। एग्जैक्टली। अब मैं चाहता हूं कि R का फॉर्मूला निकालना है, V/I में सिर्फ I रहना चाहिए, V को गायब करना है। V इज पोटेंशियल, याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला W/चार्ज, याद आ रहा है? क्यों लिख दूं? और तुम्हें ये भी पता है कि जो I होता है वो चार्ज अपॉन में टाइम होता है, इसलिए चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? IT। तो क्या W बराबर नीचे I × T हो गया क्या? W की डायमेंशन M1 L2 T - 2, I स्क्वायर हो जाएगा क्या? और नीचे T1 हो जाएगा। T1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? लिख रहा हूं मैं M1 L2 T - 3 और I - 2। क्या कहते हो? चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से देखो। सही है, इस टाइप से कर लिया अपन ने। अगला क्वेश्चन, वाओ, ये क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल है, अच्छा भी है और दुलारा भी है। याद करो V बराबर U + AT, अभी भी अपन ने देखा ही था। तो इससे सीखा कि इसकी डायमेंशन या यूनिट, इसकी डायमेंशन या यूनिट और इस पूरे की डायमेंशन या यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इससे ही पता चलता है कि जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है, इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम है या इन दोनों की यूनिट सेम है। धीरे बोलो, ये लाइन ही समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। तो बताओ क्या V की डायमेंशन और AT की डायमेंशन सेम होगी क्या? तो मुझे V बराबर AT में A निकालूंगा तो V/T आ गया आंसर L1 T - 2। तो ये मुझे किसकी डायमेंशन मिली? A की। L1 T - 2 यही आ रहा है क्या? बस, बाकी चेक ही नहीं करूंगा, चाहूं तो कर सकता हूं, देखते हैं। अब मुझे चाहिए किसकी डायमेंशन? B की। और किसकी चाहिए? C। अच्छा, C की डायमेंशन T के बराबर होगी, बताओ क्यों? क्योंकि जुड़ रहा है, तो CT हो जाएगा। आ रहा है क्या? और मैं बीच वाली चेक ही नहीं करूंगा, चलो कर ही लेता हूं। तुम्हें पता है कि ये होगा L1 और नीचे होगा T, तभी तो L की डायमेंशन B के बराबर हुई। क्वेश्चन दिखने में लगता होगा कि है घटिया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब प्लस माइनस में आ जाए ना, तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे अपन अटेंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डायमेंशन रेशियो ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड द, तो मैंने प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन बता रखी, बोलो करो, याद करो क्या थी?
देख के बताया 121, 111 और 121 है ना। प्लांक कांस्टेंट क्या होगी, m1 L माइनस 2 T माइनस 2, यही है क्या? नहीं नहीं नहीं, m1 L माइनस 2 और T माइनस 1 है ना। दोनों माइनस के होते हैं या नहीं होते, ये एक ही माइनस का होता है? एक बार चेक कर लेना भैया, m1 L2 T माइनस 1 एक ही माइनस होता है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था I बराबर mr स्क्वायर, mr मतलब m1 L2 कट गया क्या, क्या बचा, T माइनस 1 होता फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ, चलेगा क्या, आगे चले, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, अब इसको मैं एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखना चाहूंगा। ये रहा, क्या लिखा हुआ है, बोलो 132, सही है क्या? चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूं, जो वीडियो देखा है उनको भी तो बता दूं। बच्चे 132, ये देखो शादी हो रही थी प्लांक की किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। और द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, बोलो वर्क ऑन इट। बस बात खत्म हो गई, छोड़ो। ठीक है, अगला, ओहो क्या पूछा, डायमेंशन ऑफ व्हाट, 111, ये रहा, सही है क्या? अच्छा, हार्ड क्वेश्चन पहले उठा लिए मैंने, और ये ना डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमसे ना देखो सीधा चाहता था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछ सकता था, बड़ा सा फॉर्मूला दे दिया ताकि तुम्हें लगे 6/नीटा वी, फिर सोचेंगे यार नीटा, जबकि बड़ी सिंपल सी बात है, नीटा मतलब 111। बड़ा क्वेश्चन बना के छोटी सी चीज पूछी, आंसर आ गया है। अब आता है बच्चा कुछ कन्वर्जन फैक्टर। क्या आता है, कुछ कन्वर्जन फैक्टर, वो तो थी डायमेंशन की बात, मैं तुम्हें कुछ कन्वर्जन फैक्टर बताऊंगा जिससे छोटे मोटे क्वेश्चन यूनिट से रिलेटेड बन सकते हैं ना। देखो, सबसे पहले इस फैमिली, ये एक फैमिली है किसकी, लेंथ की, किसकी फैमिली है, लेंथ की। 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा तब जाके ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो टॉपिक डायमेंशन तक खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी यूनिट से लेके जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड से, वो फैमिली बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं तुम्हें कि लेंथ की फैमिली में से सबसे छोटा सदस्य कौन सा है, वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, दैट इज दिस। इसे बोलेंगे फर्मी, जिसकी रेंज होती है 10 की पावर माइनस का 15, और इस फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य है ना 10 की पावर 16 है, ये इंटू का सिंबल है बच्चों ना, 10 की पावर 16, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट ईयर। किसके सॉरी, इतने लाइट, ये तो लाइट ईयर की चेंज है, ये पारसेक है। इसकी हाईएस्ट यूनिट होती है ना फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य, दैट इज पारसेक। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो सकता है, ये नीट में अगर उठ के आ गया कि बताओ लेंथ की इन सब में से कौन सा सबसे फैमिली का बड़ा सदस्य है। चारों चीज दे दी, पारसेक दे दिया, लाइट ईयर दे दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दिया, या फिर कुछ भी दे दिया, तो मतलब बताना चाहिए पारसेक है 10 की पावर 16 रेंज तक का। और तुमसे एक लाइट ईयर की वैल्यू भी पूछ सकता है कितनी होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू पूछ सकता है, और एक पारसेक की वैल्यू पूछ सकता है, जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए। सबसे छोटा सदस्य समझ में आ गया। और जो मेन कन्वर्जन फैक्टर है वो है ये, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और कितने फिट होते हैं, 3.2। ये कन्वर्जन फैक्टर क्वेश्चन करने के लिए आ सकते हैं। आगे चले, क्या लिखा है, मास। मास की पूरी लाइन देखो ढंग से, सबसे बड़ा सदस्य कौन सा लग रहा है इस फैमिली का, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। कितना आ रहा है, 1.4 मास ऑफ सन। सबसे छोटा कौन है, मास की सबसे छोटी यूनिट दिख रहा है, AMU 10 की पावर माइनस का 27। न्यूक्लियर का मास यही होता है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन फैक्टर जो तुम्हें याद रखना है, याद करो, ये बताया था क्या मैंने तुम्हें कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 454 ग्राम। इसका मतलब जब तुम केक लेने जाओ तो तुलवा लेना, 2 पाउंड ले रहे हो तो 454 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो कि काम आएगा किस किस को चेंज करने में, CGS को MKS में, MKS को CGS में, CGS को FPS में, FPS को MKS में, आपस में इंटरचेंज करने के लिए। अब आता टाइम, बताओ टाइम की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी लग रही है इन सब में से, विच इज ईयर, दिख रहा है क्या? तो सबसे छोटी है शेक, शेक होता है 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। लाइट जो होता है ना, लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो इतने शेक में जाती है ना, सबसे लोवेस्ट टाइम में। पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पढ़ाओ, जो कि कन्वर्जन फैक्टर पे डिपेंडेंट है। क्या लिखा है, अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ मास टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही किसकी,
सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम चूज इन रिस्पेक्टली द यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन होती है m1 L1 t-2। बहुत बढ़िया, चलो मैं इसी को उठा लेता हूँ। मास कितना आ रहा है हमारे पास 10 ग्राम, लेंथ कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और टाइम कितना आ रहा है बच्चों 0.1 सेकेंड। चलेगा क्या? और उसकी पावर भी क्या चल रही है -2। और हमें बोला गया है कि इन सबको चेंज करना है। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बताता ही कौन सा सिस्टम है, और ये न्यूटन ऐसा ही सिस्टम है जो एमकेएस के बराबर होता है। तो कुल मिला के हमें बोला नहीं है कि इसको कन्वर्ट करो एमकेएस में, यूनिट शो कर रही है इटसेल्फ कि मुझे एमकेएस में ही चेंज करना है। डिफरेंस समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हमें डायरेक्ट नहीं बोला है कि एमकेएस में करो, वो तो यूनिट बताती है कि इसको एमकेएस में चेंज करना है। तो देखते जरा, पहले ग्राम को केजी में चेंज करते हैं। तो 10 की पावर -3 kg, हाँ या ना, इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -2 मीटर हो गया, इंटू में सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, बस इसको क्या मैं 1/10 की पावर -2 लिख दूं क्या? सेकंड से सेकंड रहने दो। अब ये इससे कटेगा तो 10 की पावर आ गया -2, इंटू ये भी इससे कटा 10 की पावर आ गया -1, और डिवाइड में क्या 10 की पावर -2 आ गया क्या? इससे कट गया, बचा 10 की पावर -1। कैसे? 1/10 ले ले, 1/10 0.1, आंसर क्या आ जाएगा न्यूटन, 0.1 न्यूटन। ये रहा। चलेगा क्या? और कब का क्वेश्चन है ये? जब मैं पैदा हुआ था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। ठीक है, सो हैप्पी बर्थडे बोलो मुझे। थैंक यू।